प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वित्त वर्ष 24 का बजट इसी सप्ताह प्रस्तुत किया गया था। स्पष्टतः यह एक महत्वाकांक्षी सरकार का बजट है जो भारत को निकट भविष्य में विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए कृत संकल्प है। समय कम है, अतः मैं संक्षेप में केवल 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो इस धारणा की पुष्टि करते हैं। पहला, मध्यम वर्ग को आयकर में छूट। मध्यम वर्ग को कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद ही इस बजट से कुछ राहत मिली है। अब सरकार ने कर मुक्त आय की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है। इससे उस समूचे मध्यम वर्ग को, जिसकी आय 7 लाख से 30 लाख रुपए तक है, कुछ राहत मिलेगी और इस वर्ग का आकार अब 45 करोड़ का है, अर्थात देश की जनसंख्या का 1/3। सरकार को आयकर में ऐसी राहत देने से लगभग 35,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इससे बाजार में अब ज़्यादा पैसा आएगा उपभोग के लिए और व्यवसाय और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकों में भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के माध्यम से अधिक राशि पहुंचेगी, जिससे व्यवसाय तथा उद्योग बढ़ेंगे और निजी क्षेत्र के लिए क्रेडिट का फ्लो बना रहेगा। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि। पूंजीगत राशि में विगत 8-9 वर्षों में हमने देखा है कि मोदी सरकार सकल आय का एक बड़ा भाग विकास कार्यों पर खर्च करती रही है। यही नहीं, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स को लगातार बढ़ाती रही है ताकि विकास की गति में निरंतर वृद्धि हो। इस बजट में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दी है, जो कि 2019-20 अर्थात 3 वर्ष पहले के ऐसे व्यय से 3 गुना अधिक है। 10 लाख करोड़ जो 3 गुना अधिक है 3 साल पहले से। इसमें से आधा व्यय अर्थात 5 लाख करोड़ तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया। कारण स्पष्ट है, एक महाशक्ति बनने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना। सरकार ने विगत 8 वर्षों में लगातार इस क्षेत्र को विकसित किया है और रेल तथा राजमार्गों का जाल देश भर में बिछाने के लिए सरकार ने तेजी से काम किया है। माल की शीघ्र ढुलाई और लोगों को सुलभ आवागमन उपलब्ध कराने के लिए रेल और राजमार्गों से ही हम कर पाते हैं। इसीलिए सरकार ने 5 लाख करोड़ की विशाल राशि इस क्षेत्र को आवंटित की है। यह ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों रोजगार भी जनता को उपलब्ध होते हैं तथा घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश के बढ़ने की संभावनाएं भी लगातार बनती हैं। तीसरा बिंदु, बेघरों को सुलभ आवास। वर्तमान सरकार ने सबसे गरीब तबके की भी फिक्र की है और जो बेघर थे उनको सभी सुविधाओं के साथ पक्के मकान भी रहने को दिए हैं। अब तक ऐसे 1.23 करोड़ आवास माने 1.25 करोड़ आवास सरकार गरीब परिवारों को दे चुकी है। सरकार इनके लिए कितनी फिक्रमंद है, इसी से स्पष्ट है कि इस मद में वर्तमान बजट में 79,000 करोड़ की बहुत बड़ी राशि आवंटित की गई है। निश्चय ही इससे लाखों परिवारों के सर के ऊपर छत होगी और वे एक खुशहाल जिंदगी बसर कर सकेंगे। इससे हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। चौथा, प्रदूषण रहित ऊर्जा, जिसे ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। मोदी सरकार ने वचन दिया है कि वह सन 2030 तक सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत तथा हाइड्रोजन ईंधन आदि का उपयोग कुल ऊर्जा उत्पादन के 40% तक ले जाएगी। माने कोयले से 60%, लेकिन 40% ग्रीन एनर्जी से हो जाएगी। इससे वायु प्रदूषण में बहुत कमी आएगी।
इस दिशा में बहुत तेजी से काम चल भी रहा है। ऐसी ऊर्जा का उत्पादन और बढ़ाने के लिए सरकार ने इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए की विशाल राशि आवंटित की है, जिससे निर्दिष्ट लक्ष्य को पहुंचना और आसान हो जाए। इससे करोड़ों डॉलर की वह बचत भी होगी जो फिलहाल तेल के आयात पर खर्च होते हैं। चौथा बिंदु है लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सहायता। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अमेरिकी वित्त संस्थान KPMG ने अपनी अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट में कहा भी था कि यदि भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है तो उसे इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार भी यह जानती है, अतः जहां 8 साल पहले 2014-15 में इस क्षेत्र को कुल 2,766 करोड़ ही सहायता के लिए मिले थे, वहां इस बजट में यह राशि बढ़ाकर 7 गुना कर दी गई है, अर्थात 22,138 करोड़। निश्चय ही इससे आर्थिक क्षेत्र को और बल मिलेगा, क्योंकि बहुत से लघु उद्योग विशाल उद्योग समूहों से जुड़े हुए हैं। अगला भविष्य का उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स। विगत 10 वर्षों में विशेषकर इस उद्योग ने तेजी से वृद्धि की है। भारत का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इस उद्योग का पनपना बहुत आवश्यक है, जैसा चीन, जापान, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया की समृद्धि से स्पष्ट है। स्वभावतः भारत इस उद्योग में रफ्तार लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हमें काफ़ी सफलता भी मिली है, जैसा कि एप्पल और सैमसंग जैसे विशाल उद्योग समूहों के भारत में अपने कारखाने लगाने से स्पष्ट है। यही नहीं, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में, जो इसी मार्च से शुरू होता है, इस क्षेत्र का उत्पादन 2025-26 तक 24,620 अरब रुपए का हो जाएगा। अनुमान यह भी है कि इस क्षेत्र में हमारा निर्यात सन 2026 तक 9,840 अरब रुपए का हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण अंग है सेमीकंडक्टर का उत्पादन, जो अभी मुख्यतः ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका में होता है। भारत अभी इस क्षेत्र में इन देशों से आयात पर ही निर्भर है, लेकिन अब भारत सेमीकंडक्टर कंपनियों को भारत में आकर उत्पादन करने का भरसक प्रयास कर रहा है, उन्हें प्रोत्साहन भी दे रहा है आर्थिक। वर्तमान बजट में ऐसे उत्पादकों को 50% तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है और इसलिए रुपये 16,549 करोड़ की प्रोत्साहन राशि इस क्षेत्र के विकास के लिए रखी गई है। कुल मिलाकर वर्तमान बजट दूरगामी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा, ऐसा बिल्कुल संभव है। यदि यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।